हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में। आइए एक बार फिर से दोबारा से इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RAM। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम क्या होता है, आगे हम देखते हैं। टेम्पोरेरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। टेम्पोरेरी मेमोरी का काम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका अगर कोई भी डाटा एक बार इस मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो मेमोरी है वो उसको कुछ टाइम बाद डिलीट कर देती है। उसके बाद कोई नया डाटा आपका इसके अंदर सेव हो जाता है। जैसे ही कोई भी डाटा इसके अंदर एंटर होता है तो कुछ टाइम के लिए तो वो सेव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम या परमानेंट तौर पर आपका डाटा सेव नहीं होगा। आगे है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? कोई भी डाटा आपका स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसको रैम के थ्रू ही दिखाया जा सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल स्टार्टिंग से ऑन करते हैं तो उसमें आपको कंपनी का नाम, लोगो दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये किस तरह की मेमोरी है, किस तरह का मतलब इस मेमोरी में आपको पता चलता है कि मोबाइल किस कंपनी का है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपकी परमानेंट फाइलों को मॉनिटर पर शो करवाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है। अदर मेमोरी के अंदर जो फाइलें आपकी सेव होती हैं उन फाइलों को मॉनिटर के ऊपर दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है। जैसे रोम के अंदर आपकी कोई भी फाइल रखी हुई है या कंपनी ने पहले से कोई फाइल रखी हुई है तो उसको प्राइमरी मेमोरी में यानी रैम के अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डाटा है या कंपनी का जो डाटा है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो किया जाता है, दिखाया जाता है। आगे है रोम, ROM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर डाटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इसके अंदर कोई चेंज या डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसको परमानेंट मेमोरी क्यों बोला गया है? इसको परमानेंट मेमोरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी डाटा आप एक बार स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो इसके बाद आप इसके अंदर से कोई भी फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही उस फाइल के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई भी किसी भी फाइल को आसानी से सेव कर सकते हैं और इसको परमानेंट तौर पर सेव करके रख सकते हैं। ये आपकी अगर प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम है तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी रोम, हार्ड डिस्क होती हैं। पेन ड्राइव, अदर जो डिवाइस होती हैं आपकी, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का काम क्या होता है? आपके इंपॉर्टेंट डाटा को सेव करके रखना। इसमें आपको दो तरीके से मेमोरी यूज करने को मिलती है। सबसे पहले तो जैसे आपकी रोम सेकेंडरी मेमोरी थी वैसे ही आपकी HDD भी सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड मेमोरी। इसके अंदर आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इस मेमोरी के बारे में। देखिए, हमने तीनों मेमोरीज को पढ़ लिया है। अब इसमें मैं आपको तीनों मेमोरीज जो हैं उनको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे अंदर जैसे तीन तरह की मेमोरीज होती हैं। सबसे पहली मेमोरी कौन सी होती है?
रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि होती है टेम्पोरेरी मेमोरी। टेम्पोरेरी मेमोरी, जैसे हमारे दिमाग के अंदर भी 3 तरीके की मेमोरी होती है। सबसे पहले टेम्पोरेरी मेमोरी, दूसरी होती है परमानेंट मेमोरी और तीसरी होती है हमारी स्टैंडर्ड मेमोरी। कौन सी मेमोरीज होती हैं? टेम्पोरेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी और स्टैंडर्ड मेमोरी। अब हम बात करते हैं टेम्पोरेरी मेमोरी की। टेम्पोरेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको किसी ने किसी टाइम पे कुछ कह दिया है, तो आप उसको कितने दिन तक याद रख सकते हैं? आप उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रखेंगे और ना ही आपसे याद रखा जाएगा। जैसे कि टीचर आपको स्कूल में जो पढ़ाते हैं, वो आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। अगर आप रिवीजन करते भी रहेंगे तो भी उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। हमारे दिमाग के अंदर जो ये मेंटल प्रोसेस होती है, वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में याद नहीं रह सकती है। उसके बाद है आपकी परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी हमारे दिमाग में किस तरीके की होती है? जैसे कि आप अपना नाम पूरी ज़िंदगी तक याद रखते हैं, आपके मम्मी पापा का नाम आप पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप पूरी ज़िंदगी तक याद रख सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी ये मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी, और हमारे अंदर भी ये मेमोरी, दिमाग के अंदर मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको आप ज़्यादा लंबे समय तक सेव करके नहीं रख सकते, याद रख करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में परमानेंट तरीके से सेव हो जाती हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर भी सेव हो जाती हैं। तीसरी बात करते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव की। इसके अंदर होता है स्टैंडर्ड मेमोरी। इसमें क्या काम होता है? आपको इसमें दोनों तरह की मेमोरीज को सेव करने की परमिशन होती है। सबसे पहले हम टेम्परेरी मेमोरी की बात करेंगे। इसमें अगर मान लो आप कहीं टूर पर गए हैं, उसके बाद आप कई बहुत ज़्यादा फोटोज आपने खींची हैं अपनी याद बनाए रखने के लिए, तो इसमें आपकी कुछ फोटोज खराब आई हैं, तो आप उनको रखना नहीं चाहेंगे। आप उनको तुरंत लैपटॉप में लगा के, लैपटॉप में कनेक्ट करके अपने फ़ोन को, और उनको डिलीट कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सारे डाटा को हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी करेंगे। उसके बाद आपको लगता है कुछ फोटोज हमारी सेव करने योग्य नहीं है, कुछ फोटोज में आपको लगेगा कि ये फोटोज हमारे ब्लर यानी खराब हो चुके हैं या अच्छे तरीके से खींचे नहीं गए हैं, तो आप उन फोटोज को डिलीट कर देते हैं। जो फोटोज आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, वो फोटोज आप सेव करके रख लेते हैं। तो इसमें दो तरह की मेमोरीज आपने यूज की हैं, जो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकते हैं। कुछ यादें आपकी टेम्परेरी भी होती हैं, जैसे कि वो ब्लर यानी खराब फोटोज, और जो याद है आपकी परमानेंट भी रह सकती है, जैसे आपके फोटोज जो आपके बहुत बढ़िया तरीके से खींचे गए थे और आप उनको सदा जिंदगी में याद रखना चाहते हैं। तो ये 3 तरीके की जो है आपकी मेमोरीज आपको बता दी गई है। याद कर लें ध्यान से इनको। एक बार फिर बता रहा हूं मैं। रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी, इसमें आप कुछ टाइम तक फाइलों को सेव कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं वो फाइलें। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अदर मेमोरी के अंदर कोई डाटा रखा हुआ है और वो मॉनिटर स्क्रीन पर या स्पीकर में यानी किसी भी आउटपुट डिवाइस में आपको शो करवाना है, तो उसके लिए आपका डाटा रैम के अंदर सेव होना जरूरी है, तभी आपका डाटा ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम दो नाम बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगर रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, तो अदर जो मेमोरीज हैं आपकी, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हो जाती हैं। परमानेंट मेमोरी का मतलब होता है आपका डाटा परमानेंट यानी
लाइफ टाइम के लिए आपका डाटा इस मेमोरी के अंदर सेव हो चुका है। आप इसके अंदर कोई भी चेंज या डिलीट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में ये वैसे आ जाती है क्योंकि इसके अंदर आपका इम्पोर्टेंट डाटा रखा हुआ होता है। आपके इम्पोर्टेंट डाटा को शो करवाने के लिए रैम के अंदर जाना पड़ेगा और रैम की मदद से मॉनिटर के अंदर आपका डाटा दिखाई देगा। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें देखिए पहली जो रोम है वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ चुकी है। HDD भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ चुकी है। इसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड मेमोरी है जिसमें आप किसी भी डाटा को डिलीट कर भी सकते हैं और परमानेंट तौर पर भी सेव करके रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मदर बोर्ड। आगे हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। अब ये मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर का सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है, क्योंकि जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो सारी मदरबोर्ड से अटैच्ड होती हैं, मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होती हैं। चाहे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, चाहे आप हार्ड डिस्क लगाते हैं, चाहे आप प्रिंटर लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, चाहे कोई भी डिवाइस लगाते हैं, वो कनेक्ट होती है आपके मदरबोर्ड के अंदर। अब आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे बड़ा जो सर्किट बोर्ड है वो आपका मदरबोर्ड होता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड भी बोला जाता है। आगे है SMPS। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे हम बात करते हैं DVD, WRITER। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DIG, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव। WRTER, इसकी DVD राइटर, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव राइटर। DVD राइटर, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव राइटर। अब यहाँ पर राइटर का काम क्या होता है, क्यों यहाँ पर राइटर को लिखा गया है? अब एक होता है DVD रीडर और एक होता है DVD राइटर। अब ज्यादा चलन में आपका DVD राइटर है। अब DVD रीडर क्या होता है और DVD राइटर क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। DVD रीडर, अब यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है कि DVD रीडर DVD की CD या DVD के अंदर जो भी आपका डाटा होता है उसको सिर्फ शो कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते और फॉर्मेट नहीं कर सकते। अब DVD राइटर के अंदर आप ये सारी चीजें भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो अब तो DVD राइटर्स ही आते हैं, DVD रीडर नहीं आते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइटर जो लिखा गया है ये इसी चीज के लिए लिखा गया है कि आप DVD के अंदर कोई भी डाटा को शो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर DVD आपकी रीराइटेबल है, यानी कि दोबारा से आप उसके अंदर कोई भी डाटा डिलीट करके और दूसरा डाटा सेव कर सकते हैं। आगे है, चलिए मैं आपको CD और DVD के बारे में भी बता देता हूं आपको। पहले बात करते हैं CD। CD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा है DVD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल VID, वीडियो डिस्क।
इसकी देखिए दो तरीके की हमारे पास ये डिस्क होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और दूसरी कौन सी होती है, डीवीडी। अब इसके अंदर क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके अंदर आप जैसे सीडी के अंदर आपका स्पेस होता है 750 MB यानी 750 MB, और डीवीडी के अंदर आपकी अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं साइज के। सबसे पहले स्टार्टिंग ही होती है आपकी 4.7 GB यानी 4 GB 700 MB तक आप इसके अंदर कोई भी डाटा डाल सकते हैं। और सीडी के अंदर आप सिर्फ 750 MB यानी 750 MB तक का डाटा ही इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आगे है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं पावर बटन। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बटन। जब हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, जब तक इस बटन को हम नहीं दबाएंगे, तब तक इसकी किस फॉर्म में रहेगा, जीरो की फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको प्रेस कर देते हैं, इस बटन को हम दबा देते हैं, तो क्या होगा, ये 1 की फॉर्म में आ जाएगा, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को हम पावर बटन भी पावर बटन ही बोलते हैं। पावर बटन को हम स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप इस पावर बटन को प्रेस नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो आप जीरो के फॉर्म में है, यानी कि आपकी सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर पावर नहीं है। जैसे ही आप इस पावर बटन को दबा देते हैं, तो आप इसके अंदर, और हमारा कंप्यूटर जो है हमारा चलना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको पावर बटन को दबाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी होता है, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। आगे है रीस्टार्ट बटन। अब आपने पता किया कि जब आपका कंप्यूटर बंद था, तो हमने पावर बटन को क्लिक दबा के और फिर कंप्यूटर को ऑन किया था। अब है रीस्टार्ट बटन। रीस्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है कि आप रीस्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, या आपका कोई भी कीबोर्ड के अंदर की काम नहीं कर रही, माउस काम नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई भी काम रुक गया है, तो आप इसको सीधा डायरेक्टली एक छोटा जो पावर बटन होता है, उससे एक छोटा बटन भी आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टार्ट बटन। अगर आप उसको एक बार दबा देते हैं, तो कंप्यूटर वहां जिस पोजीशन में था वहां से ही बंद हो जाता है एकदम से, और दोबारा से अपने आप ही स्टार्ट भी हो जाता है। आपको कोई पावर बटन दोबारा दबाने की जरूरत नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखें कि पावर बटन एक बार यूज होता है और रिस्टार्ट बटन भी एक बार ही यूज होता है। लेकिन वो कब यूज होता है, जब पावर बटन कब यूज होता है, जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना शुरू करना है। और रिस्टार्ट बटन का काम क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आप इसके ना कोई काम आगे कर सकते हैं, तो इसमें आपको रिस्टार्ट बटन को दबाना ही पड़ता है। इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद बंद हो जाता है और खुद ही अपने आप स्टार्ट हो जाता है। आगे है COOL कूलिंग फैन। कूलिंग फैन, अब इसको कूलिंग फैन क्यों बोला जाता है, कूलिंग फैन हमारे जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो उसके बिल्कुल नीचे लगा होता है। कहाँ लगा होता है कूलिंग फैन, जहां भी आपको एक पंखा चलता हुआ दिखाई देगा मदरबोर्ड के ऊपर, तो उसके बिल्कुल नीचे ही आपका CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग जिसको हम बोलते हैं, वो आपका कहाँ पर होता है, कूलिंग फैन के बिल्कुल नीचे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करके बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसकी वजह से आप हीट ज्यादा होती है, तो इसकी जो बाहर की हवा होती है इसके ऊपर, उस कूलिंग फैन की तरफ से
सीपीयू के ऊपर फेंकी जाती है। जो सीपीयू है हमारा वो बिल्कुल ठंडा रहता है, ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो खराब भी जल्दी से नहीं होता है। उसके बाद है ग्राफिक्स कार्ड। आगे हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। वैसे तो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होती है उसके अंदर एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड जरूर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर आप बाहर से कोई नया परचेज करके यानी नया ग्राफिक कार्ड खरीद कर लाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास स्लॉट होता है, उसके अंदर आप इसको इंसर्ट करके और आपकी जो ग्राफिक की मेमोरी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब ग्राफिक्स मेमोरी क्या होती है? आपके कंप्यूटर के अंदर जितने ज्यादा पिक्सल होते हैं उनके जितने ज्यादा होंगे, ग्राफिक्स की मेमोरी भी आपको उतनी ही बड़ी चाहिएगी और हार्डवेयर भी आपको उतना ही तेज चाहिएगा। तो कई बार क्या होता है, आपकी ग्राफिक मेमोरी जो है लो होती है, ज्यादा साइज की आपको पहले कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है, लेकिन ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको अगर आपको मेमोरी को चेंज करना है तो आप एक्सटर्नल जो आपके ग्राफिक कार्ड होते हैं उनको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर 2 GB का ग्राफिक कार्ड आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ है तो आप बाहर से परचेज करके 4, 6, 8 GB तक का जो है ग्राफिक कार्ड अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी को स्टोर करने की जो परमिशन होती है वो आपको ज्यादा मिल जाती है और आपका जो ग्राफिक्स है वो जल्दी भी तेजी से काम करते हैं और क्लियर आपको दिखाई देते हैं। तो इस वजह से ग्राफिक कार्ड्स आपको बताए जाते हैं कि आप ग्राफिक कार्ड लें। अगर आप गेमिंग के दीवाने हैं तो आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो भी आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं, अगर आपको किसी अदर जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए भी ग्राफिक कार्ड्स परचेज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर यूज कर सकते हैं। आगे है आपका एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं? अब आपने बात की है सिस्टम यूनिट के इंटरनल जो पार्ट्स थे, अंदर के जो पार्ट्स थे, आपने इनकी बात की है। अभी आपने इनके बारे में सीखा है, जैसे सीपीयू, रैम, रोम, एचडीडी हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, डीवीडी राइटर, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव, डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव राइटर, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, स्टार्ट बटन यानी पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, कूलिंग फैन और ग्राफिक कार्ड। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल पार्ट्स कोई भी हो सकते हैं। मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो हर टाइम जब हम सिस्टम यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो अदर पार्ट्स जो बाहर के पार्ट्स, इससे बाहर जो पार्ट्स रखे होते हैं, हार्डवेयर रखे होते हैं जो यूज में आते हैं, डेली यूज में आते हैं, उनका हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर अब मॉनिटर के बिना आप सिस्टम यूनिट के अंदर जो चल रहा होता है उसको आप नहीं बता सकते हैं, इसलिए मॉनिटर आपका इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड अब कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। आगे है माउस। माउस के बिना आप कंप्यूटर को जल्दी से कोई भी कमांड या ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, किसी भी फाइल को सर्च नहीं कर सकते, आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते, मतलब कई तरीके की जो बातें होती हैं वो माउस से आप कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन 3 चीजों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपको मैंने अभी बता दी है। आगे हम एज यूजुअल जो हम कई बार यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, अब हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि स्कैनर।
स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। हार्ड कॉपी का काम क्या होता है? हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जब तक आपके हाथ में कोई कागज के ऊपर प्रिंट होता है और उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल बनी होती है, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो अक्षर हो, वो सारे आपके सॉफ्ट कॉपी में बोले जाते हैं। तो स्कैनर क्या करता है, जो आपके हाथ में फोटोकॉपी है उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करने के लिए स्कैनर यूज होता है, इसीलिए इसको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाला बोला जाता है, जिसको हम बोल देते हैं स्कैनर। उसके बाद है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? अब आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का यूज होता है। जैसे अब स्क्रीन के ऊपर जो भी दिखाई दे रहा है आपको, उसको प्रिंटर के द्वारा आप किसी पेज के ऊपर प्रिंट करके उसको इस फाइल को निकाल सकते हैं। चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो कोई अक्षर हो, तो दोनों फॉर्म में ही वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनको आप किसी भी सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक पेन। इलेक्ट्रिक पेन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके लिए आपको एक सरफेस की ज़रूरत होती है, और वो जैसे ही आप पेन की निब को कहीं भी ड्रॉ करते हैं उस हार्डवेयर के सरफेस पे, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हुए आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप किसी पेन से ऐसे नॉर्मल पेन से आप जैसे लिखते हैं, वैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक पेन के थ्रू लिख सकते हैं। वैसे अदर बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके और एक्सटर्नल यूज में यूज कर सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अभी हार्डवेयर के अंदर भी एक दो पार्ट्स और होते हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल से भी अलग होते हैं, लेकिन वो इंटरनल के नहीं होते हैं, वो एक्सटर्नल के दो पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल के टू पार्ट्स इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं। टू पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल devices. Two parts of external devices. First is input devices. Second is output devices. Two parts of external devices. Input devices, output devices. अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जैसे कि which device can give information to CPU। अब इसमें हम बात करेंगे which device can give information to CPU। अब कोई भी जो डिवाइस CPU के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजती है। ओके, आगे है, दोनों में थोड़ा सा अंतर आप ध्यान से देखना। आगे है which device can information from CPU। अब देखिए आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर आपको बता रहा हूं मैं which device can take information from CPU। हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो इसमें बात करते हैं which device can give information। अब देखिए यहाँ पर
गिव और टू, ये दो वर्ड्स अगर आप चेंज कर देते हैं, इनके अपोजिट कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर आउटपुट डिवाइस देखने को मिल जाएगी। विच डिवाइस कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू। अब कोई इनपुट डिवाइस सीपीयू को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई आउटपुट डिवाइस सीपीयू से इंफॉर्मेशंस को ले रहा है। तो आपने ज्यादा मतलब दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जो डेफिनेशन होती है वो आपको अच्छे तरीके से बता दी गई है। अगर आपको कोई भी ज्यादा उलझाने की कोशिश करता है तो आपने उलझना नहीं है, आपने सिर्फ इन दो वर्ड्स को टेक ओवर कर लेना है। Which device can give information to CPU? अब कोई इनपुट डिवाइस, यानी कि डिवाइस में हमने कोई भी इंफॉर्मेशन सीपीयू तक भेजनी है तो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही भेज सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी है उसी को डिस्प्ले या प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं बात करता हूं कीबोर्ड, कीबोर्ड, अब आप कीबोर्ड के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी अक्षर दबाएंगे तो आपका कहां पर दिखाई देगा, वो मॉनिटर के अंदर दिखाई देगा। लेकिन इसकी प्रोसेस देखिए आप, मैंने कीबोर्ड से आपको जैसे ध्यान से देखना है, मैंने ए दबा दिया है, तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, दोनों डिवाइसेस में क्या होता है, समझ लो एक बार। देखिए मैंने आपके सामने अभी ए प्रेस किया है कीबोर्ड से, अब ये इंफॉर्मेशन देने वाला हो गया है, और इंफॉर्मेशन लेने वाला कौन है, मॉनिटर, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जैसे ही मैंने ए प्रेस किया था तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, सीपीयू में जाएगा। सीपीयू इसको क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस में भेजेगा, जिसको पता होता है कि कौन सा डाटा आपका किस डिवाइस के अंदर भेजना होता है। तो विच डिवाइस कैन गिव इंफॉर्मेशन टू सीपीयू, यानी सीपीयू के अंदर कौन सी डिवाइस ऐसी जो इंफॉर्मेशन देती है, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो सीपीयू के अंदर इंफॉर्मेशन देती है। अब आपके सामने स्क्रीन पर मैंने प्रूव कर दिया है कि कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है उस पर से मैंने ए प्रेस किया था, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट, यानी स्क्रीन क्या है, मॉनिटर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस। अगर हमने कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस में दिखा दिया होता तो क्या होता, कीबोर्ड हमें हवा में अक्षरों को उछाल के ये दिखाता कि देखो मॉनिटर ने ए दबाया है। अब मॉनिटर तो इनपुट हो गया इसके हिसाब से, तो नहीं, आपका आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपका रिजल्ट है, यानी जो डिवाइस रिजल्ट्स दिखाती है वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, और जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाती है वो होती है आपकी इनपुट डिवाइस। अब उत्तर तो आपने देना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस डिवाइस के साथ क्या करने जा रहे हैं। अब कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड के ऊपर या माउस के ऊपर कोई भी आप काम करते हैं तो वो कहां जाएगा, पूछ रहा है आपसे कंप्यूटर कि आप क्या दबाना चाहते हैं, और किसके थ्रू पूछ रहा है, कीबोर्ड के थ्रू पूछ रहा है कि आप क्या दबाना चाहते हैं। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम क्या दबाना चाह रहे हैं, यानी सीपीयू हमसे कीबोर्ड के थ्रू पूछ रहा है कि आप क्या दबाना चाह रहे हैं कीबोर्ड से। ध्यान देने वाली बात है इसमें, सीपीयू हमसे पूछ रहा है कि हमने कीबोर्ड से क्या दबाना है, और जब हमने दबा दिया है तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मॉनिटर आपको दिखा रहा है कि आपने जो जो दबाया है वो गलत दबाया है या ठीक दबाया है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपके सामने इनपुट डिवाइस रखी है वो आपका एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है वो आपका एक रिजल्ट है, रिजल्ट शो करता है। यानी कि आप एक क्वेश्चन पेपर देने वाले और लेने वाले, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा है वो सीपीयू है,
और जो रिजल्ट दिखा रहा है वो भी सीपीयू है। तो आप उसको पैसे से खरीद नहीं सकते हैं कि भाई आप पैसे ले लो और गलत रिजल्ट दिखा दो या टॉप रिजल्ट दिखा दो। तो ये नहीं होता है। जो मशीन होती है आपकी एक्यूरेट ही दिखाती है, चाहे आप उसको पैसे दे लो चाहे ना दे लो, क्योंकि इसके अंदर जो फीलिंग्स होती है वो आपकी नाम मात्र होती हैं। आप इससे उम्मीद ना रखें, लेकिन जो आपने इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर से यानी इनपुट डिवाइस के अंदर से जो काम किया है वो रिजल्ट के तौर पे आपको आउटपुट डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कीबोर्ड, माउस। क्या है? कीबोर्ड और माउस। आगे स्कैनर। स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब ये तीन चीजें यानी तीन इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं, दिखाई हैं। अब आप इसको समझ सकते हैं। अब आपके हाथ में आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है, तो उसको आप कैसे यूज करेंगे कंप्यूटर के अंदर? वो किसकी वजह से यूज होगा? आपका स्कैनर के थ्रू होगा। यानी कि आप स्कैनर के ऊपर उस फोटो को रख के और उस बॉक्स को नीचे, उस कवर को नीचे कर देंगे और फिर पेंट या किसी अदर सॉफ्टवेयर में जाकर उसको स्कैन करेंगे तो वो फोटो आपकी कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। अभी आपने क्या किया? किसी स्कैनर के अंदर आपकी फोटो रख दी। अब उसको तो नहीं पता कि आप क्या रखने वाले हैं। हमें एक क्वेश्चन पे दे दिया गया भी आप इसके अंदर कुछ भी चीज क्या रखेंगे कि भी वो स्कैन हो जाए। तो हमने हमारी पासपोर्ट साइज फोटो इसके अंदर रख दी है। हमने माउस से पेंट के अंदर से कमांड दे दी है प्रिंट की, और अब स्कैनर की, स्कैन करने की। तो अब ये आप बात करेंगे, हमने कमांड दे दी है स्कैन करने की। तो अब पेंट के अंदर जो फोटो आपने स्कैनर के अंदर रखी थी वो आपकी पेंट के अंदर आ जाती है, और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से आई है। अब हम बात करते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर के अंदर कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो अगर आप रखते हैं तो वो फोटो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शो करवाई जाती है, ताकि आप पहचान सके कि आप हैं या आपने फोटो किसकी रखी है, आपकी रखी है या किसी और की रखी है। तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके अंदर आप कोई भी डाटा यानी हार्ड कॉपी को रखते हैं तो उसको वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। और शो कहाँ होता है वो? फिर भी मॉनिटर के अंदर। अब माउस से आप कोई भी MP3 सॉन्ग अगर आप चलाते हैं डबल क्लिक करके तो कैसे होगा? वो मॉनिटर के अंदर तो शो नहीं होगा। वो कहाँ शो होगा आपको? स्पीकर्स के अंदर। अगर कोई वीडियो है तो स्क्रीन पर भी यानी मॉनिटर के ऊपर भी दिखाई देगी आपको, और स्पीकर्स के अंदर भी दिखाई देगी। वो सीपीयू का काम होता है। यानी सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो उसका काम है कि मॉनिटर के ऊपर और स्पीकर्स के ऊपर कौन सी फाइल को किस जगह पर किस डिवाइस के अंदर भेजना है। ओके, इनपुट डिवाइस में दोबारा बता देता हूं आपको। विच डिवाइस कैन गिव इंफॉर्मेशन टू सीपीयू, यानी कि जो डिवाइस सीपीयू के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजती है, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? विच डिवाइस कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू, यानी कि कोई भी डिवाइस सीपीयू से इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है और रिजल्ट देती है। अब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ आपके काम आने वाला है। अभी अगर कोई चीज काम नहीं आ रही है, शायद इन फ्यूचर आपके कोई भी इनमें से कोई भी चीज आपके काम आ सकती है। तो सीखना जरूरी है, ध्यान रखें, सीखना बहुत जरूरी है। क्या पता कहाँ पर किस तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया जाए
और आपको अगर नहीं आता होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और फिर वही बात है, रोक दे मित्र, ठीक है ना। तो ऐसी नौबत ना आए कि आपको कुछ सीखने को ना मिले और आपकी गर्दन नीची हो जाए। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर ऑल का ऑप्शन सेट कर लें, और आगे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस आएंगे आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान होता है कंप्यूटर आपका, कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपका हुआ दिमाग के अंदर बना दिया गया है, कंप्यूटर अगर आप सेंटर में ही सीखेंगे तो ही आप सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर से आए या आपने हमारे यूट्यूब चैनल से आए, आपने सीखने से मतलब होना चाहिए। तो आपको हम आज यहीं तक बताएंगे। हमारा जो हार्डवेयर का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो ध्यान रखना है, अगली जो वीडियो आएगी आपने जरूर देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका बहुत ज्यादा कभी ना कभी किसी न किसी समय पर नुकसान जरूर होगा। आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कंप्यूटर सेंटर से सीखने की जरूरत है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ चुकी होंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सीखते रहें। अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यानी सवाल हैं आपके कोई इस वीडियो या पहली किसी वीडियोस के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, और आपको कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और सीधा डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके की आपको अगर दिक्कत आती है तो आप इन सारे कॉन्टेक्ट सोर्स की तरफ से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। और लास्ट में जाते वक्त आपसे एक बात जरूर है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस हमारी जो वीडियोस हैं उनको एक एक दो दो बार, तीन तीन बार, 50 बार अगर आप देखेंगे, अगर आपको एक बार समझ नहीं आता, दो बार समझ नहीं आता, तीन बार समझ नहीं आता, तो आप उसको ज्यादा लंबा करके ना देखें, आप उसको 2-2 मिनट करके भी देख सकते हैं, बार बार बैक करके भी उसको देख सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आता आप उसको देखते रहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको 2 या 3 बार के बाद ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो हमारी वीडियोस आती हैं वो ज्यादा हैवी वर्क वाली नहीं होती हैं, उसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाता है। तो जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में फोन नंबर से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको किस तरीके की कोई भी दिक्कत कहाँ पर आ रही है। सो थैंक यू एवरीवन।